नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम हर हफ्ते आपको किसी खास शख्सियत से रूबरू कराते हैं और उस पर विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वाराखेड़ी जी, जिनसे हम संस्कृत भाषा के क्षेत्र में इन दिनों लगातार हो रहे कार्यों पर बात करेंगे। साथ ही संस्कृत भाषा के विकास में किस तरह से सरकार योगदान दे रही है और संस्कृत भाषा के जरिए किस तरह से भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना फिर से संजोया जा सकता है। इस तरह से तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पूरे काल में जो साल भर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इस बीच में संस्कृत भाषा के जरिए किस तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, क्या योगदान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दे रहा है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि आज़ादी के करीब 70 सालों में जो हाशिए पर चली गई, मतलब काफी उपेक्षित रही संस्कृत भाषा को एक बार फिर नए सिरे से प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने का काम हुआ है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, लाल बहादुर शास्त्री जो संस्थान था उसे भी विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो इन सारे प्रयासों को आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार। देखिए, भारत प्रत्यय का एक नया युग आरंभ हो गया है। हम 70 साल से जिस शिक्षा नीति को अपनाकर हम जा रहे थे, उसका नतीजा हम देख रहे हैं, परिणाम हम देख रहे हैं। तो आज पहली बार नई शिक्षा नीति को अपनाने के बाद एक भारत प्रत्यय का नया उगम हो गया है। भारत प्रत्यय यानी क्या है? मैं भारतीय हूँ और मुझे मेरे भारत विज्ञान पर, भारत ज्ञान परंपरा पे मेरा गर्व है और मैं भारतीय बन सकूँगा। ये भाव जो है, इसके साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय शिक्षा के आधार पर, गुरुकुल शिक्षा के आधार पर संस्कृत शिक्षा को भी जोर दिया गया है। इस कारण से, इस शिक्षा नीति के कारण से शिक्षा के कई उपक्रमों में संस्कृत के स्थान बलशाली हो गया है। संस्कृत को केवल एक पर्याय शिक्षा के रूप में नहीं, अपितु मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में संस्कृत को लाने का, उसको अपना स्थान देने का एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। उसी दिशा में शायद उच्च शिक्षा में केंद्रीय संस्कृत विद्यालयों को निर्माण किया गया है, ये मैं मानता हूँ। सर, प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान आधारित जो जीवन शैली से आपने अभी हालांकि कई विषयों पर इस बारे में बात रखी भी कि जीवन शैली से वर्तमान समय में कैसे विश्व को लाभान्वित किया जा सकता है, कैसे संस्कृत के जरिए हम पूरे विश्व को लीड कर सकते हैं। और जो एक ठप्पा लगा हुआ है कि संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति आउटडेटेड होता है, तो कैसे मॉडर्न विश्व के साथ कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न सारे भारतीय हमारे युवा लोगों का मन में है। देखिए, आज हमारी पूरी जीवन शैली जो है वो पाश्चात्य दृष्टि से भरा हुआ है। तो पाश्चात्य दृष्टि को लेकर हम साधन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हमारी दृष्टि में जो वर्ल्ड व्यू कहते हैं, उस वर्ल्ड व्यू में पाश्चात्य भोग दृष्टि आई है। तो इस जीवन में केवल भोग करने के लिए जीवन है, ऐसा दृष्टि है। लेकिन हमारे प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन जो है वो संस्कृत में निहित है। चाहे वो पुरुषार्थ की दृष्टि हो, जीवन, आहिक जीवन और आमुष्मिक जीवन, दोनों को समन्वय दृष्टि हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन दोनों में समान दृष्टि हो, इसको लेकर आगे चलना है तो संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही होगा। तब एक मानव बनकर रहेगा। आज की जितनी भी समस्याएं हैं, देखिए, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, जिसका परिणाम हम पूरे प्रपंच में देख रहे हैं, उसका एक ही उपाय है, वह है भारतीय जीवन दृष्टि, जीवन दर्शन। उसको यदि खड़ा करना है, संस्कृत के बिना नहीं हो सकता है। संस्कृत का विच्छेद ही शायद आज के जीवन के विपत्तियों का कारण है, समस्याओं का कारण है। उसको ठीक करने में संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हाँ, बिल्कुल। मौजूदा दौर में संस्कृत भाषा में रोजगार की क्या संभावना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि करियर एक बहुत बड़ा विषय है आज के युवा के लिए, तो यदि वो संस्कृत का अध्ययन करता है तो करियर की क्या संभावना है? तो दो बातें आपके सामने रखता हूँ। आज संस्कृत को लेकर, रोजगारी को लेकर लोगों के मन में एक भ्रम उत्पादन किया गया है। तो एक एक्चुअली कहे वो स्थिति नहीं है। मान लीजिए आप अभी
बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, बीई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, कितनी संभावनाएं हैं। आजकल बीई करने के बाद भी छात्रों को रोजगार नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, रोजगार के लिए ज्ञान नहीं अपितु कौशल चाहिए। अभी संस्कृत विश्वविद्यालय या चाहे आप देख लीजिए, हमारे परसेंटेज जो है 100% है, क्योंकि वह ज्योतिष हो, कर्मकांड हो या एंटरटेनमेंट के क्षेत्र हो, पुराण हो, इसको समाज में लेके जाने के लिए जो वृत्तियां हैं, स्वयं आश्रित वृत्तियां, जो स्वावलंबी वृत्तियां, उसमें तो संस्कृत के छात्र जा ही रहे, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं और अनेक वृत्तियों में जा रहे हैं। मैं मानता हूं आगे के आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति के साथ हम यदि संस्कृत विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं, तो चाहे वो अर्थ क्षेत्र हो, मूवी हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो या हॉस्पिटैलिटी हो, सभी जगह में संभावनाएं हैं। क्योंकि संस्कृत लेकर एक भाषा नहीं अपितु आइडियाज लेकर हम यदि जाएंगे, आज एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में जो नई नई आइडिया के साथ जाना है, तो संस्कृत आपको आइडिया दे सकता है। संस्कृत एक आइडिया है, भाषा नहीं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है और हमारे दूरदर्शन द्वारा, डीडी न्यूज द्वारा लगातार संस्कृत के बुलेटिन प्रसारित किए जा रहे हैं और जिनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि आप संस्कृत भाषा के जानकार हैं तो काफी ये आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। एक और प्रश्न प्रोफेसर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य में विभिन्न जीवनोपयोगी विषयों का बृहद स्तर पर समावेश है, मसलन गणित, आयुर्वेद, रसायन, ज्योतिष, वास्तु, भौतिक विज्ञान, जैव विज्ञान आदि विषयों के विस्तृत ज्ञान का भंडार है। इसे जनसामान्य के सामने लाने किस तरह के प्रयत्न करने की जरूरत है? देखिए, आज एक नया युग आया है। पोस्ट कोरोना के काल में, कालखंड में एक ऑनलाइन जगत खुल गया है जी। जिस काल की प्रतीक्षा थी, आज मैं मानता हूं ऑनलाइन माध्यम से जन जो है घर घर में बैठकर और हमारे जितने भी ज्ञान भंडार है उसका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। तो मैं मानता हूं अभी हमारे इतना प्रयास शुरू हो गए हैं, हमारे विश्वविद्यालय के खुद का एक योजना बनी है, तो थीसिस टू क्लासरूम, हम इसको क्या कह रहे हैं, हमारे रिसर्च जितने भी है, ये आपने जितने भी ज्ञान राशि का भंडार का उल्लेख किया, उसका थीसिस हो गया है, लेकिन थीसिस को क्लासरूम तक हम लेके नहीं गए हैं। उसके लिए हम आजादी का 75 साल के अवसर पर अमृत महोत्सव के एक हमने योजना की है, 75 सच ऑनलाइन कोर्सेस हम शुरू करेंगे, जिसके द्वारा सामूहिक तौर पर ऑनलाइन माध्यम से आप इन सारे ग्रंथों का और ज्ञान भंडारों का परिचय पा सकते हैं। इसलिए जनसामान्य में इसका परिचय प्राप्त किया जाएगा। मतलब इस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसके अलावा ही हम देख रहे हैं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शिक्षणेतर गतिविधियां आयोजित कर रहा है। यह विद्यार्थियों के विकास में कैसे सहायक सिद्ध हो रही हैं? देखिए, हम केवल विश्वविद्यालय अपने प्रांगण में काम नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, विश्वविद्यालय समाज में भी काम करना चाहिए। तो हमारे नॉन फॉर्मल संस्कृत एजुकेशन, इसको लेकर हम समाज में काम करना शुरू किया है और समाज में अन्य संस्कृत भारती सदृश अन्य संस्थाएं भी संस्कृत के लिए काम कर रहे हैं। इससे परिणाम क्या हो गया है, समाज में जब संस्कृत का अभिलाषा, इच्छा बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गया है, तो हमारे विश्वविद्यालय के केंद्रों में भी छात्र आ रहे हैं, तो छात्र संख्या बढ़ रही है, तो छात्रों का विकास कैसे होगा? मैं मानता हूं छात्रों का आज आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में हम विश्वविद्यालय में बात कर रहे हैं। सामान्य विश्वविद्यालयों में छात्रों का संस्कार घट रहा है, एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मोरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वह बात हमारे संस्कृत के किसी छात्रों में नहीं है। व्यक्तित्व विकसन पे हमारे छात्र बहुत आगे हैं। तो भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है तो इस तरह के छात्रों का निर्माण होना चाहिए। ये हम बाकी विश्वविद्यालयों के लिए भी मॉडल है। हम बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब संस्कृत जो है वो सिर्फ प्राचीन पद्धति से नहीं पढ़ाई जा रही है, बल्कि नई तकनीक का प्रयोग करके इसको आगे बढ़ाने की दिशा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है। और यही इसी दिशा में काम का ये जो परिणाम है कि ऑनलाइन माध्यम से लगातार जो विभिन्न जो प्राचीन ज्ञान है उसको लोगों के सामने, युवाओं के सामने, नई पीढ़ी के सामने लाने का काम किया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर काफी सराहनीय है और आने वाले समय में इसके दूरगामी हमें परिणाम भी नजर आएंगे। सर, एक बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा पुनः दिलाने की जो बात कही जाती है, उसमें आप संस्कृत की भूमिका को कितना जरूरी मानते हैं? क्योंकि हम जब प्राचीन भारत को देखते हैं तो वहां पर भी तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे और हमारी ही अपनी प्राचीन भाषाओं के जरिए, उन पद्धति के जरिए देश विश्व गुरु था। आज क्या फिर हम उसी दिशा में वापस लौट रहे हैं?
तो कुछ काम हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, आज विश्व गुरुत्व के बारे में पहली बार बात हो रही है जी। तो नैत्यानुसंधान का यदि 1000 साल का इतिहास हम देखेंगे तो भारत में इतनी संपत्ति होते हुए, ज्ञान संपत्ति होते हुए हम नैत्यानुसंधान में चले गए थे। लेकिन आज हमें विश्वगुरु बनने के लिए गुरुत्व कैसे प्राप्त होता है? गुरुत्व केवल धन संपत्ति से या तो साधन संपदा से नहीं बनता है। गुरुत्व ज्ञान भंडार से होता है। तो नया ज्ञान निर्माण से गुरुत्व बनता है। देखिए, एक काल ऐसा था, भारत में अलग अलग देशों से यहाँ पढ़ने के लिए छात्र आते थे, जैसे आज अमेरिका में जाते हैं लोग। लेकिन उसके लिए यहाँ प्रवेश प्राप्त करने संस्कृत सीखते थे। संस्कृत एक केवल भाषा नहीं है, अपितु ज्ञान भंडार है। तो विश्वगुरु बनने के लिए एक ज्ञान निर्माण के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मूलभूत ज्ञान, हमारे इनोवेशन जो बोलते हैं, इनोवेशन भारत में कैसे हो सकता है? इनोवेशन के द्वारा ही ज्ञान सृष्टि होती है। कैसे बन सकता है? मैं मानता हूं ट्रेडिशन फॉर इनोवेशन। जहां बीज नहीं है वहां कृषि नहीं है। तो यदि आप ज्ञान कृषि करना चाहते हैं तो मूलभूत बीज हमें होना चाहिए। हमारा बीज संस्कृत में निहित है। तो यदि बीज संस्कृत में निहित है, बीज का नाश करेंगे, कृषि नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए, हम बीज रक्षा करना है, संस्कृत का बीज रक्षा करना है, उस बीज का कृषि में प्रयोग करना है। मैं विश्वगुरु बनने के लिए संस्कृत के बिना भारत विश्वगुरु बन ही नहीं सकता है। यह बात शिक्षा नीति के भूमिका में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। वाह, बहुत बढ़िया। और सर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तो संस्कृत के उत्थान में लगातार काम कर ही रहा है, लेकिन कुछ और भी संस्थाएं और भी विद्यालय हैं जो संस्कृत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो देखिए, एक संस्था, एक व्यक्ति इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं भारत में जितने भी सामान्य संस्थाएं भी है, अन्य उद्देश्य निहित संस्थाएं, स्थापित संस्थाएं, उनको भी संस्कृत के क्षेत्र में काम करना है। देखिए, अभी AICTE है टेक्निकल एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, और मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, लॉ यूनिवर्सिटीज है। ऐसे भी विश्वविद्यालयों में अभी संस्कृत अध्ययन केंद्र शुरू हो गया है। भारतीय ज्ञान संशोधन केंद्र, IKS जो बोलते हैं हम, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, इसका भी अध्ययन केंद्र, प्रसार केंद्र शुरू हो गए हैं। इसके सारे गतिविधियों के बीच में तो ये मैं मानता हूं केवल संस्कृत के पाठशालाएं, गुरुकुल, धार्मिक संस्थाएं नहीं, अपितु संस्कृत अभी टेम्पल से प्रयोगालय आ चुका है, लैब में आ चुका है, तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में आ चुका है। तो ये सारी क्षेत्र में संस्कृत का प्रचार प्रसार हो गया है। तो एक व्यक्ति का दायित्व नहीं, एक संस्था का दायित्व नहीं है, पूरा संपूर्ण भारत का और संपूर्ण भारतीय प्रजाओं का दायित्व है, वो हो रहा है। तो मैं संस्कृत विश्वविद्यालय केवल नोडल एजेंसी है और हम भारत सरकार का नोडल एजेंसी के रूप में संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए प्रधान कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी संस्थाएं हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। जी सर, अभी लगातार हम देख रहे हैं कि नाट्य समारोह चल रहा है। इसके अलावा भी और दूसरे भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा की जाती हैं, लेकिन संस्कृत में नाट्य जो खेलने की जो एक नई, हम एक तरह से देख रहे हैं कि नया, लोग इसको काफी सराहना भी दे रहे हैं। उज्जैन में भी कालिदास समारोह होते हैं, वहां पर कई तरह की गतिविधियां होती हैं, कई तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। नाट्य शास्त्र से विद्यार्थियों के जीवन विकास में या उनको एक विभिन्न पहलुओं का, जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने में नाट्यशास्त्र किस तरह से भूमिका निभाता है, और जब आप इसे संस्कृत भाषा से जोड़ देते हैं तो क्या असर देखने को मिलता है? देखिए, नाट्य जो है वो हमारा भारत का एक अनोखा एक प्रयोग परंपरा है जी। तो प्रयोग और शास्त्र दोनों अलग अलग बहुत सालों से हो चुके हैं। शास्त्र जानने वाला प्रयोग नहीं जानता है, प्रयोग जानने वाला शास्त्र नहीं जानता है जी। देखिए, और हमारे भारतीय भाषाओं में, चाहे हिंदी हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, सभी भारतीय भाषाओं में स्थानीय कलाएं, उसके द्वारा नाट्य मंचन होता ही रहता है जी। लेकिन संस्कृत से दूर होने से उसमें जो नयापन आना था, वो नयापन खत्म हो गया है जी। हम कितने सालों तक पाश्चात्य राष्ट्रों से, फिलॉसफी से या नाट्य मंचन से हम आमद कर सकते हैं, वहां से कितने ले सकते हैं, खत्म हो चुका है।
तो नीरसता बन चुकी है। अभी रस, नया रस उसमें जोड़ना है तो संस्कृत से ही जोड़ना है। तो मैं संस्कृत नाट्य मंचन को अलग से नहीं मानता हूँ। भारतीय भाषाओं के साथ कैसे हमारी परंपरा ये रही है, संस्कृत और प्राकृत को जोड़कर मंचन होते थे। अभी यहाँ उज्जैनी भी परंपरा में 2000 साल से जो नाट्य मंचन है, मध्य प्रदेश खास करके नाट्य मंचन का कला की भूमि रही है। जहाँ नाट्य मंचन होता था, कालिदास, बाण इत्यादि कवि भी यहाँ प्रयोग जब करते थे, संस्कृत और प्राकृत दोनों को, मतलब लोक भाषा और संस्कृत भाषा को जोड़कर करते थे। लोग भी उसको एंजॉय करते थे। मैं अभी इस तरह का मंचन प्रयोग करने भी सोच रहे हैं कि हिंदी और संस्कृत मिश्रित नाट्य मंचन हम करेंगे अगले सालों से। तो उससे क्या होता है, जो सामाजिक लोग भी उसको एंजॉय कर सके, समझ सके, संस्कृत अन्य भाषाओं से जुड़ सके। तो ये मॉडल हम लेके आना चाहते हैं। और इसका काफी ज्यादा इसको अच्छा प्रतिसाद भी प्राप्त हो रहा है, दर्शक भी इसको मिल रहे हैं। और अभी हमने देखा होली के अवसर पर संस्कृत में कवि सम्मेलन खेले गए अनेक स्थानों पर, तो ये भी प्रयोग देखने को मिल रहे हैं जो पहले इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती थी। आखिर में सर, हमारे पास समय बहुत कम था और हमने बहुत सारे विषयों पर यद्यपि बात करने की कोशिश की, लेकिन बहुत थोड़े समय में कुछ ऐसी चीज जो मुझे पूछना चाहिए था और मैं ना पूछ सका हूं और आपको बताना था और आप ना बता सके हों, कोई संदेश देना चाहें तो वो जरूर आप हमें, हमारे दर्शकों को दें। धन्यवाद। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ जी। देखिए, संस्कृत को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं जी, लेकिन आज पहली बार आत्म प्रत्यय के कारण से, भारत प्रत्यय के कारण से संस्कृत का पुनरुत्थान की बात आ रही है। मैं संस्कृत के पुनरुत्थान की बात मत करिए, संस्कृत का भविष्य के बारे मत करिए। यदि संस्कृत नहीं है, भारत का भविष्य क्या होगा ये सोचिए, और खुद का भविष्य क्या होगा ये सोचिए। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, ये भी आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय भाषाएं यदि जीवित है, भारतीयता जीवित है। भारतीय भाषाएं तभी जीवित रहेंगे, जैसे रामायण में एक संदर्भ में सभी कभी मूर्छित हो गए हैं, मूर्छित होने के बाद जो जीवित हुए संजीवनी के द्वारा जीवित हुए हैं। संस्कृत के संजीवनी के आधार पर ही भारतीय भाषाएं जीवित रहेंगे और संस्कृत स्वयं और भारतीय भाषाओं को जीवन हमेशा देता रहेगा। इसके साथ, इस विचार के साथ हम संस्कृत को अपनाएंगे और भारतीयता को बचाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। संस्कृत के भविष्य के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए यदि संस्कृत नहीं होगी तो भारत का भविष्य क्या होगा। एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ अपने इस कार्यक्रम को पूर्ण किया, क्योंकि हमें यह समझना चाहिए सिर्फ ये भाषा नहीं है, सिर्फ ये पाठ्य या पठन शैली नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। जीवन में जो सद्गुणों का समावेश होना चाहिए, चाहे वो संतोष हो, चाहे वो क्षमा हो, समता भाव हो, ये सारे गुण यदि हमें किसी माध्यम से मिल सकते हैं तो संस्कृत भाषा से और संस्कृत भाषा में दिए गए हमारे प्राचीन ज्ञान के माध्यम से ही मिल सकते हैं। और यही जिंदगी की तरक्की के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। इसलिए इन सारे विषयों को हम समझें और गंभीरता से इस बात को यदि हम अनुसरण में लेंगे और इस भाव के साथ कि हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाना है, ये सोचकर यदि हम संस्कृत भाषा के क्षेत्र में अध्ययन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सकारात्मक बदलाव हम हमारे जीवन में देखेंगे, हमारे समाज में देखेंगे। और जब समाज में बदलाव होगा तो देश में इसका बदलाव देखने को मिलेगा ही। और आज़ादी के अमृत महोत्सव की वास्तव में यही सच्ची संकल्पना हमारे सामने देखी जा सकती है। तो इन तमाम विषयों पर हमने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्रीनिवास वाराखेड़ी जी सर, जो आपने हमारे साथ जुड़कर बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ विचार रखे। फिलहाल इतना ही समय था, बहुत कम समय में हमने कई विषयों को टटोलने की कोशिश की, लेकिन इस विषय में बहुत गंभीरता से गहन चिंतन किया जा सकता है। लेकिन अभी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यही विषय को पूर्ण करते हैं। अगले हफ्ते फिर किन्हीं दूसरे विषयों के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ आपसे पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।